ध्यान से जरा सुने कि जी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अब हम एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं, होमोजीनियस सिस्टम, जिसमें हमने लैम्डा की वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस सिस्टम के लिए हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड करे। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मीन ऐसा सोल्यूशन जो जीरो के अलावा हो। जीरो के अलावा सोल्यूशन हमने फाइंड करना है उन सारी लैम्डा की वैल्यूज के लिए जो हमें यहाँ से मिलेंगी। उसके लिए हमने इसका कोफिशिएंट का मैट्रिक्स ये तैयार किया। कोफिशिएंट मैट्रिक्स सारी इक्वेशंस का कोफिशिएंट का मैट्रिक्स हमने तैयार किया। ये उसके बाद हमने इसकी रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म बनाने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड थे रॉ ऑपरेशंस वो सारे हमने अप्लाई किए। ओके जी, ये पहले 3-4 ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास ये रिड्यूस हो गया ये सिस्टम ए में, जिसमें फर्स्ट रो हमारे पास 1 1 2 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 है। सेकंड रो 0 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा है। और थर्ड रो हमारे पास है 0 इंटू लैम्डा माइनस 1। और आगे ये लास्ट वाली टर्म की हमने फैक्टराइजेशन करके इसको 2 फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है 1 माइनस लैम्डा इंटू 6 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 में। ओके जी, यहाँ तक पहुंच के हमने देखना है कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट भी 1 होना चाहिए क्योंकि हमने रिड्यूस एशेलन फॉर्म बनानी है। तो यहाँ 1 लाने के लिए हमने इसको इसी टर्म पर डिवाइड किया बाय लेटिंग दैट 1 माइनस लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। 1 माइनस लैम्डा को 0 ना रखकर हमने इस रो को 1 माइनस लैम्डा पर डिवाइड किया, जिससे हमारे पास सेकंड रो 0 1 और -2 बन गई। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। यहाँ तक तो कॉमन स्टेप्स थे इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। वही वाले स्टेप्स हैं जो हम रिड्यूस एशेलन फॉर्म बनाने के लिए यूज़ करते हैं कि फर्स्ट एंट्री 1 बनाने के बाद उसके नीचे जीरोस बनाए। उसके बाद हमने सेकंड रो की सेकंड एंट्री 1 बनानी है और अभी हमने वही बनाई है, इसको 1 माइनस लैम्डा से डिवाइड किया है। उसके बाद हमने वो 2 स्टेप्स लिए हैं जिसमें इस 1 को बेस बनाते हुए ऊपर भी 0 बनाना है और नीचे भी 0 बनाना है। ये हमने 2 स्टेप्स लिए हैं, रॉ ऑपरेशंस लगाए हैं। 1 के ऊपर भी 0 आ चुका है, 1 के 0 भी आ चुका है, लेकिन बिहाइंड कंडीशन हमने क्या यूज की थी कि 1 माइनस लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। तो कुछ स्टूडेंट के जहन में ये आ सकता है कि अगर ये 0 हो जाए तो फिर क्या होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में। ओके जी, अब यहाँ तक हमारे पास इसकी रिड्यूस एशेलन फॉर्म आ चुकी है। सिस्टम हमारे पास होमोजीनियस था, हमें इसका चाहिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए इसकी कम से कम एक रो सारी की सारी 0 हो जानी चाहिए। सारी की सारी 0 होगी तो हमारे पास एक फ्री वेरिएबल आ जाएगा, उस फ्री वेरिएबल की बेस पर हमें इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसकी सारी रो 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो लास्ट टर्म है इसको हमने इक्वल टू 0 रखना है। क्यों रखना है, इसके बिहाइंड ये वाली कंडीशन है कि इसके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स का जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से कम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ अननोन इसके 3 हैं, जितने कॉलम्स होते हैं उतने नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं। यहाँ 3 कॉलम्स हैं, 3 अननोन्स हैं। और रैंक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो नॉन जीरो रोज जब तक हम इसको 0 नहीं करेंगे हमारे पास 3 है, तो ये बराबर ही हो जाता है, रैंक भी 3 है और नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, तो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन ही रहता है। हमने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तक जाना है, उसके लिए हमें इस वाली टर्म को इक्वल टू 0 लेना होगा। तो इस वाली टर्म को हमने इक्वल टू 0 लिया है। देखिए हमारे पास इससे हमारे पास 2 फैक्टर इक्वल टू 0 आए हैं, 1 माइनस लैम्डा इंटू 10 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। 1 माइनस लैम्डा हम पहले इस पे कंडीशन इम्पोज कर चुके हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि वहां हमने सेकंड रो को इस पर डिवाइड किया था। ये वाली कंडीशन हमें लेनी पड़ी है, अगर हम ये ना लेते तब हम डिवाइड ना कर सकते। तो वही वाली कंडीशन अभी हमारे पास मौजूद है कि ये वाला फैक्टर तो नॉन जीरो है। तो फिर ये वाला आंसर 0 कैसे आ गया, इन 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 0 कैसे आ गया। तो इसका मतलब है जब ये वाला फैक्टर नॉन जीरो है तो सेकंड वाला फैक्टर इक्वल टू 0 होगा। सो 10 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। इस लैम्डा की वैल्यू 10 को हमने सिस्टम बी में रिप्लेस किया
ये जहाँ से हम इस फैक्टर को 0 कह रहे हैं, ये लास्ट वाले फैक्टर को 0 कह रहे थे, इस वाले सिस्टम में हमने लैम्डा की वैल्यू 10 को रिप्लेस किया, तो हमारे पास ये सिस्टम रिड्यूस हो गया। फर्स्ट रो इसकी है 1 0 -2, सेकंड रो है 0 1 -2 और लास्ट वाली रो अब चेक करें, सारी की सारी 0 हो चुकी है। मीन्स हमारा एक वेरिएबल लास्ट वाला फ्री हो चुका है। फर्स्ट टू रो से ही हमारे पास रिलेशन बना है x1 इन टर्म ऑफ x3 एंड x2 इन टर्म ऑफ x3। जो फ्री वेरिएबल हो गया उसको हमने कोई आर्बिट्रेरी नंबर a b c कोई भी नाम रख देना है, या हमने a चूज किया है और इसको हमने x1 में जो इसकी वैल्यू 2x3 थी उसकी जगह पे a पुट किया, तो हमारे पास x1 आ गया 2a। इसी तरह से x2 जो 2x3 के इक्वल था वहां हमने a पुट किया, तो x2 की वैल्यू भी 2a बन चुकी है और x3 हमारे पास a है। तो ये एक हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ चुका है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये हो कि जब हमने इस फैक्टर को 0 कह दिया था, अगर ये 0 नॉन 0 कह दिया था, अगर ये 0 हो जाए तब क्या सोल्यूशन होगा। तो ये वही वाला केस है कि सेकंड रो में जब हमने इसको डिवाइड किया था नॉन 0 लेकर, अगर यही 0 हो जाए तो फिर क्या होगा। फिर हमने बैक उसी सिस्टम में गए, वहां हमने देखा कि ये वाला जो है ये 0 के इक्वल ही है। यहीं पर हमने कह दिया कि ये 0 के इक्वल है। जब ये 0 के इक्वल है तो यहाँ से 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, देन लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू 1 को हमने इसी वाले सिस्टम में ए वाले सिस्टम में पुट किया, तो ये सिस्टम हमारा रिड्यूस हो गया 1 माइनस 2 माइनस लैम्डा की जहाँ पे 1 पुट करेंगे यहाँ पे 2, तो 1/2 आया यहाँ पर। सेकंड रो में 1 माइनस लैम्डा की जहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो गया। -2 इंटू 1 माइनस 1 ये भी 0 हो गया, ये सारी रो 0 हो गई। इसी तरह से जो लास्ट वाली रो है 0 लैम्डा -1, लैम्डा की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 यहाँ भी 0 हो गया। और ये जो दो फैक्टर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये सारी टर्म ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से ये सिस्टम हमारे पास रिड्यूस होकर ये बन चुका है 1 1 1/2 और लास्ट वाली 2 रोज दोनों 0 हो गई। इसका मतलब है जितनी रो 0 हुई हैं उतने हमारे पास फ्री वेरिएबल है। लास्ट 2 रोज 0 हो गई हैं, तो लास्ट वाले 2 वेरिएबल्स हमारे क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमें कम से कम एक फ्री वेरिएबल ही चाहिए, ज्यादा हो जाए तो कोई इशू नहीं है। यहाँ हमारे पास 2 फ्री हो चुके हैं, x2 और x3। इन दोनों को हमने x2 को b कह दिया, x3 को c का नाम दे दिया। a हम पहले यूज कर चुके थे इसलिए हमने a को रिपीट नहीं किया। सो फर्स्ट रो से जो इन तीनों का रिलेशन हमारे पास आया है x1 इक्वल, यहाँ पे इक्वल करें -x2 -1/2 x3। सो x1 इन टर्म ऑफ x2 एंड x3। x2 की जगह पे हम b पुट करेंगे और x3 की जगह पे हम c लगाएंगे। वहां से हमारे पास x1 की वैल्यू -b -1/2c और x2 की वैल्यू b और x3 की वैल्यू c आ चुकी है। दिस इज एन अदर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। इसी तरह के बहुत से क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4 करनी है SM यूसुफ की बुक से। क्वेश्चन नंबर 8 to 10, इसमें आपने लैम्डा की वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है जो हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दें। सिस्टम आपके पास होमोजीनियस है और लैम्डाज उसमें इन्वॉल्व हैं, इसी तरह से हमने लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है और उनको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पे लेके जाना है। ये एक असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने सबमिट करवानी है। असाइनमेंट में हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये सिस्टम c नॉट इक्वल टू 2a-3 के लिए इनकंसिस्टेंट रहता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो आपने प्रूव करना है कि ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है इफ c इज नॉट इक्वल टू 2a-3b। और अगर ये इक्वल हो जाए फिर हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, फिर सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा, कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये आप लोगों ने प्रूव करना है और ये असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है। ओके जी, अब हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं लीनियर सिस्टम से ही रिलेटेड। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन है सिंपल इकोनॉमी की। इसमें हमारे पास क्या है, अ सोप मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स टू स्पेंड 6 लाख रुपीज ऑन रेडियो मैगजीन एंड टीवी एडवर्टाइजिंग।
ठीक है, एक सोप बनाने वाली जो फैक्ट्री है या जो मैन्युफैक्चरर है, उसने 6 लाख रुपए लगाने हैं रेडियो, मैगजीन और टीवी पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। अब आगे वो किस तरह से खर्च कर रहा है, आगे उसकी ये तरतीब लिखी हुई है। इफ ही स्पेंड्स एज मच ऑन टीवी एडवर्टाइजिंग एज ऑन मैगजीन्स एंड रेडियो टुगेदर, यानी कि वो टीवी पर जितना खर्च कर रहा है, उतना ही मैगजीन और रेडियो दोनों पर खर्च कर रहा है। ये हमारे पास एक सेकंड कंडीशन आ गई। थर्ड वाली क्या कह रहा है कि एंड द अमाउंट स्पेंट ऑन मैगजीन्स एंड टीवी कंबाइंड इक्वल 5 टाइम्स दैट स्पेंड ऑन रेडियो, यानी कि जितना वो मैगजीन्स और टीवी पर खर्च कर रहा है उसका 5 टाइम वो रेडियो पर खर्च कर रहा है। तो ये तीनों कंडीशन से हमने इसको मैथमेटिकल मॉडल में लेके जाना है। तो हमने अब मैथमेटिकल मॉडल की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसके लिए हम इनको रेडियो, मैगजीन और टीवी ही नहीं रहने देंगे, इनको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ले जाएंगे। रेडियो को अगर हम कह दें कि ये एक्स है, मैगजीन को हम वाई कह दें और टीवी को हम कह दें जी। ये तीनों के हमने नाम रख लिए, मैथमेटिकल नेम क्या है, एक्स, वाई एंड जी। तो इस सिस्टम में सॉल्व करते हुए जहां भी एक्स होगा मीन्स हम रेडियो को डिस्कस कर रहे हैं, जहां भी वाई आएगा मीन हम मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं, और जहां पर जी आएगा मीन्स हम टीवी को डिस्कस कर रहे हैं कि इन पर जितनी एडवर्टाइजिंग करने के लिए वो खर्च कर रहा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके जी, सबसे पहले क्या था कि उसने 6 लाख स्पेंड करने हैं रेडियो, मैगजीन और टीवी तीनों पर। तो तीनों का टोटल खर्च हमारे पास कितना है, 6 लाख। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, स्पेंट ऑन रेडियो, मैगजीन एंड टीवी इक्वल 6 लाख। सेकंड जो हमारे पास थी वो ये थी कि जितना वो टीवी पर खर्च कर रहा है उतना ही वो मैगजीन और रेडियो टुगेदर मीन इकट्ठा, मैगजीन और रेडियो पर इकट्ठा ही खर्च कर रहा है। ये देखें, जितना वो टीवी पर खर्च कर रहा है, टीवी को हमने जी का नाम दिया था, इक्वल उतना ही वो रेडियो और मैगजीन पर खर्च कर रहा है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। उसके बाद थर्ड है कि जितनी अमाउंट वो मैगजीन और टीवी पर कंबाइंड खर्च कर रहा है, यानी कि दोनों को मिला के, मैगजीन और टीवी दोनों को मिला के जितने उसके एक्सपेंडिचर हैं वो 5 टाइम्स हैं उस एक्सपेंडिचर के जो रेडियो पर कर रहा है। तो ये हमारे पास थर्ड रिलेशन बन गया। y प्लस जी मीन कि मैगजीन और टीवी पर जितना खर्च कर रहा है वो 5 टाइम है जितना x मीन रेडियो पर खर्च कर रहा है। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। तो इन तीनों को मिलाकर ये देखें हमारे पास ये मैथमेटिकल मॉडल बन चुका है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल इकोनॉमी की एग्जांपल है और ये उसका मैथमेटिकल मॉडल है कि इन तीनों का आपस में किस तरह से रिलेशन है। हमने सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन मीन कि एक्स पर वो कितना खर्च करेगा, वाई पर वो कितना खर्च करेगा, जी पर वो कितना खर्च करेगा, ये इसका सोल्यूशन निकालना है। ओके जी, उसके लिए हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार किया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कोफिशिएंट का मैट्रिक्स प्लस जो राइट साइड में वैल्यूज होती हैं जिसको हम बी का नाम देते हैं वो वाली मैट्रिक्स, ये हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रखा। उसके बाद इसकी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म तक पहुंचने के लिए जितने हमें रो ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हैं वो सारे हमने लगा दिए। कहीं पर रो इंटरचेंज की हैं, कहीं पर रो को हमने किसी नंबर पे डिवाइड किया है, कहीं रोज को आपस में सब्ट्रैक्शन में लेके आए हैं। ये करते कराते ये हमारे पास रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में आ चुका है। जब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आ गया वहां से ही हमें इन सब की अलग अलग कंट्रीब्यूशन नजर आ जाएगी। फर्स्ट वाला जो एंट्री है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड रो की सेकंड एंट्री वाई को रिप्रेजेंट कर रही है और थर्ड रो की थर्ड वाली एंट्री जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से हमें पता चला x इक्वल टू 1 लाख, y इक्वल 2 लाख एंड z इक्वल 3 लाख। तो x क्या था, x रेडियो था, y मैगजीन था और z क्या था, वो टीवी था। तो रेडियो पर वो 1 लाख खर्च कर रहा है और मैगजीन पर 2 लाख खर्च कर रहा है और टीवी एडवर्टाइजमेंट पर वो 3 लाख खर्च कर रहा है। तो ये हमारे पास सारी इसकी कंट्रीब्यूशन आ गई। अब देखें इन तीनों को ऐड करके देख लें, आपके पास उतनी ही अमाउंट बनेगी जितनी उसके पास टोटल है। 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख इक्वल 6 लाख। तो इतना ही उसने एडवर्टाइजमेंट पे लगाना था इन तीनों पर। उन तीनों की डिवीजन किस तरह से करनी थी ये एक्सप्लेन यहाँ पर हुई है।
और कितनी अमाउंट बनती है वो भी हमने फाइंड किया है। ठीक है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस ये हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। ओके जी, अब हमारे पास एक और एप्लीकेशन है साइंस से, जिसमें हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है कि केमिस्ट्री की इक्वेशन किस तरह से बैलेंस होती हैं बाय यूजिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। Chemical equation describe the quantities of substances consumed and produced by chemical reactions. सारे केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास कुछ क्वांटिटीज जो हैं, कुछ सब्सटेंसेस हम कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम होने के बाद हमें नई चीज मिलती है जो प्रोड्यूस होती है। तो कंज्यूम्ड में जितने हो रहे हैं वो सारे आपस में ऐड होके इक्वल, जितने प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो सारे ऐड होंगे। ये एक साइड बनेगी कंज्यूम्ड इक्वल प्रोड्यूस बनेगी दूसरी साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये हमने बैलेंस करना होता है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस। ओके जी, अब हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं? हम एग्जांपल ले रहे हैं कि प्रोपेन गैस जब बर्न्स होती है, प्रोपेन का नाम है C3H8। C कार्बन के लिए है, H हाइड्रोजन के लिए है। तो इसमें कार्बन के 3 एटम यूज हो रहे हैं और हाइड्रोजन के 8 यूज हो रहे हैं। कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के O2, इसमें ऑक्सीजन वो ज़्यादा उनको बेहतर पता है केमिस्ट्री वालों को, हम इसको भी बैलेंस कर रहे हैं। 2 एटम है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन के हैं। और वाटर में H2O, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है। तो इन इक्वेशन फॉर्म, ये हमें इक्वेशन समझे दी गई है, ये इक्वेशन हमें दी गई है, हमने इसको बैलेंस करना है कि x1 x2 की कौन सी वैल्यूज हों और x3 x4 की कितनी वैल्यूज हों। ये जो हम कंज्यूम कर रहे हैं इन चीज़ों को और ये जो हमें प्रोड्यूस्ड हो रहा है ये बैलेंस हो जाएं, एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। इम्प्लाइज मीन कि आपने इसको इक्वल करना है, ये इक्वल है। केमिस्ट्री में ये इम्प्लाइज है और मैथमेटिकली हम इसको इक्वल कंसीडर करेंगे। यहाँ हमारे पास x1 x2 x3 क्या हैं कि ये क्वांटिटीज हैं, ये होल नंबर्स में आने चाहिए। क्वांटिटीज हैं कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, कि कितने कितने एटम्स हम इनके लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो जाए। ठीक है, x1 x2 x3 x4 की कितनी कितनी क्वांटिटीज लें कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल हो जाए इसकी राइट हैंड साइड के। पहले तो हमने इसका मैथमेटिकल मॉडल तैयार करना है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, हमने इसको एक तो उनको नाम दिए, अननोन के नाम दिए। एक्स हमने कह दिया कि हमारे पास अननोन है, हमें नहीं पता कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की कितनी कितनी मिकदार यहाँ पर हमने लेनी है। तरतीब हमने क्या रखी है? फर्स्ट प्लेस में कार्बन है, सेकंड पे हाइड्रोजन है, थर्ड में ऑक्सीजन है। अब आप देखें जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोपेन गैस। प्रोपेन गैस में C3H8 कार्बन के 3 हैं और हाइड्रोजन के 8 हैं। तो इसी के मुताबिक आप इसका कॉलम मैट्रिक्स तैयार किया। देखें, कार्बन के इसमें 3 हैं, हाइड्रोजन के इसमें 8 हैं, ऑक्सीजन के इसमें 0 हैं। तो प्रोपेन गैस के अगेंस्ट हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स क्या तैयार हुआ है? 3, 8 एंड 0। ये प्लेसेस हमने डिफाइन कर दी हैं। पहली प्लेस कार्बन की, सेकंड प्लेस हाइड्रोजन की, थर्ड प्लेस ऑक्सीजन की। इसी तरतीब से अब हमने पूरे सिस्टम में रहना है। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में देखें, कार्बन के अगेंस्ट, कार्बन इसमें 0 है, हाइड्रोजन इसमें 0 है, इसका कोई एटम नहीं है, और ऑक्सीजन के इसमें कितने एटम हैं? 2 हैं। तो ऑक्सीजन का हमने मैथमेटिकल ये मॉडल लिखा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का देखें, कार्बन के अगेंस्ट यहाँ पर 1 है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, उसकी जगह पर क्या आ गया? 0। और ऑक्सीजन के अगेंस्ट यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन के कितने थे? 2 थे, ये हमने 2 लगा दिए। लास्ट वाला हमारे पास ये वाटर के लिए है, H2O। H2O में कार्बन देखें, कार्बन इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, उसका आ गया 0। हाइड्रोजन के इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 2 हमने लगा दिए, ये 2 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के देखें, इसमें कितने हैं? वो 1 है, ये हमने 1 लगा दिया। ये इनके अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल्स बन चुके हैं, प्रोपेन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
तो इसको बैलेंस करने के लिए जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं x1 x2 x3 x4 मस्ट सेटिस्फाई। अब उस इक्वेशन को हमने लिखा यहाँ, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ये x1 इंटू x3 h8, ये हमने इसका कॉलम मैट्रिक्स तैयार किया, यहाँ पर ये आ गया। फिर प्लस साइन x2 एज इट इज आगे ये ऑक्सीजन का यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स, फिर इक्वल हम लिखेंगे x3 एज इट इज, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमने कॉलम मैट्रिक्स तैयार किया इसकी जगह पे ये आ गया प्लस साइन x4 एज इट इज, और आगे वाटर का जो हमने कॉलम मैट्रिक्स तैयार किया ये आ गया। तो इक्वेशन 1 से ये हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल आया है, ये वाला। इसमें आप राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, सारी एक साइड पे ले आए, तो इक्वल में हमारे पास क्या रहेगा, 0 0 रह गया, कुछ भी नहीं बचा। ये वाले दोनों मैट्रिसेस इधर आके साइन चेंज के साथ आए हैं, 1 0 2 के बजाय जब ये लेफ्ट साइड में आए हैं -1 0 न्यूट्रल होता है -2। इसी तरह से x4 के साथ जो कॉलम मैट्रिक्स है 0 2 1, वो इधर आके 0 -2 -1 हो चुका है, राइट साइड में हमारे पास 0 बचा। इसको हमने मैथमेटिकल मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में ये वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, और इसके साथ जो अननोन है x1 x2 x3 x4, उसको कॉलम की शक्ल में हमने लिखा x1 x2 x3 एंड x4। ठीक है, 4 अननोन्स हैं, और राइट साइड में हमारे पास क्या है, 0। अब हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार किया, ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बन गया, और ये b की जगह पे हमारे पास 0 ही है। यूं समझें कि आपका कौन सा सिस्टम बन गया, होमोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि इक्वल टू 0 है। यहाँ से अब हम इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पे जाएंगे। ओके जी, हमने इसकी रिड्यूस एशेलन फॉर्म तक पहुंचने के लिए जितने भी रो ऑपरेशंस हैं, रो इंटरचेंज करने के बाद या एक दूसरे के साथ एडिशन करने पर या किसी नंबर पे डिवाइड करने पर, ये सारे स्टेप्स हमने उठाए, और लास्ट में हम इस वाली फॉर्म में पहुंच गए हैं जो इसकी रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म है। ये इसकी रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म है। फर्स्ट एंट्री में हमारे पास 1, फर्स्ट प्लेस पे 1, नीचे जीरोस बन चुके हैं। सेकंड रो की सेकंड एलिमेंट 1, उसके ऊपर नीचे 0 बन चुके हैं। थर्ड रो की थर्ड एलिमेंट 1, उसके ऊपर जीरोस बन चुके हैं, नीचे कोई रो नहीं है। अब ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये x4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, x4 को। तो फर्स्ट रो से हमारे पास क्या आए हैं, फर्स्ट रो से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, सेकंड रो से ये बन गई, थर्ड रो से ये बन गई। अब देखें हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्यों है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए अब देखें, इसके नंबर ऑफ अननोन्स 1 2 3 एंड 4 है। नंबर ऑफ अननोन 4 है, और रैंक इसका कितना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो रैंक को लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन से। रैंक इसका 3 है, अननोन इसके 4 है, तो जो भी हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ही आएगा, यानी कि 0 के अलावा। x4 हमारा फ्री हो चुका है, फ्री वेरिएबल बन चुका है, तो x1 x2 x3 इन टर्म x4 ये हमारे पास आ गई हैं। सो x4 को हमने 4 पिक किया। 4 क्यों पिक किया, 4 के अलावा भी कोई नंबर ले सकते हैं या नहीं, आप देखें इसको गौर से। यहाँ जितने भी नंबर इसके साथ आ रहे हैं, x1 इक्वल 1/4 x4, ठीक है। यहाँ जितने भी नंबर बन रहे हैं, x1 बनेगा x1 इक्वल टू 1/4 x4, x2 बनेगा 5/4 x4, और x3 बनेगा 3/4 x4। ऊपर हमने कहा है इसकी स्टेटमेंट में कि ये क्वांटिटीज x1 x2 x3 और x4 होल नंबर में होनी चाहिए, ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए। तो होल नंबर के लिए हमें x4 को वो चूज करना है कि इसके साथ कटिंग होने के बाद जब ये पूरा पूरा उस पर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास होल नंबर आ जाएगा। तो ये जो नीचे 4 है, देखें तीनों के नीचे 4 है, इट मींस x4 को हमने वो चूज करना है जो 4 के टेबल पर आ जाए। तो सबसे मिनिमम नंबर उसमें से मिनिमम नंबर 4 था, हमने x4 को 4 चूज किया, ये 4 इस 4 से कटा, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया।
इसी तरह यहाँ भी हमने 4 रखा, ये 4 इस 4 से कटा, यहाँ हमारे पास आ गया 5। यहाँ भी हमने 4 रखा, ये 4 इस 4 से कटा, हमारे पास आ गया यहाँ पर 3। 1 5 3 होल नंबर्स आए हैं। अगर आप कोई और नंबर चूज करते हैं, 3 ले लेते हैं, यहाँ पे x4 को 3 ले लेते हैं, तो इनके आंसर्स पॉइंट्स में चले जाएंगे और पॉइंट्स से हमने अवॉइड करने हैं। हमने स्टेटमेंट में ही कहा है कि हमें x1 x2 x3 और x4 की होल नंबर्स में वैल्यूज चाहिए, इसलिए हमने x4 को वो वाला चूज किया। आप x4 को 4 के और मल्टीपल में ले सकते हैं, 4 के अलावा 8 ले लें आप, यहाँ पे 8 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 2, ये 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी 8 रखा, ये कटा 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पे आ जाएगा 10। इसी तरह से नीचे कितना आएगा, यहाँ पे 2 तो 6 आ जाएगा, 2 10 एंड 6 आ गया। ठीक है, 4 के मल्टीपल में आप ले सकते हैं। तो जब हमने खुद इस तरह से चूज करना हो, हम मिनिमम वाली वैल्यू चूज करते हैं ताकि उसमें एरर कम से कम हो। तो हमने मिनिमम नंबर 4 चूज कर लिया। अदर देन 4 आप 8 और 12 16 4 के टेबल में जितने भी नंबर आ रहे हैं आप चूज कर सकते हैं। सो x4 हमने 4 लिया, उसके अगेंस्ट हमें x1 1 मिला, x2 हमें 5 मिला और x3 हमें 3 मिला है। सो बाय यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास वो 1 इक्वेशन है, इसमें x1 की जगह पे 1 लगाया है, x2 की जगह पे ये 5 इसका आंसर इम्प्लाइज डैट यहाँ पे x3 आ गया और फिर x4 आ गया। तो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ चुकी है। केमिस्ट्री से हमने एक इक्वेशन को बाय यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस बैलेंस फॉर्म में ले आए हैं। ओके, जब हमारे पास ट्रैफिक फ्लो है, ट्रैफिक फ्लो का प्रॉब्लम है, ये तो हमें डेली लाइफ में हमें फेस भी करना पड़ता है रोड्स पर। आप इशारे पे खड़े हो जाएं, आपको दाएं बाएं आगे पीछे कितनी ट्रैफिक नजर आती है। ओके जी, यहाँ हमारे पास ट्रैफिक काउंटर्स सबमिटेड बाय फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर मार्च 23 7 PM टू 8 PM। ये 1 घंटे की उन्होंने 23 मार्च के 1 घंटे की ये ट्रैफिक काउंट की है, जिसमें ये चौक हैं ABCDEF, ये चौक हैं, पॉइंट्स कह लें, चौक कह लें। तो ए चौक पर, बी पर, सी पर, DEF पर कितनी ट्रैफिक आ रही है और कितनी इसमें से जा रही है, ये हमें उन्होंने एक पैटर्न ऐसे बना के दे दिया। इसमें हमने क्या करना है, इसका मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे अभी हमने ऊपर एक मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए हैं, इकोनॉमिक्स का भी बनाया है और केमिकल इक्वेशन के लिए भी बनाया है। इनको हमने लेबल भी करना है, लेबल करने के बाद हमने मैथमेटिकल मॉडल बनाना है। मैथमेटिकल मॉडल बनाने के बाद आगे डिफरेंट उसके क्वेश्चंस हैं कि 50 व्हीकल्स है ट्रेवलिंग ऑन द सेक्शन ऑफ लेफ्ट लेन टू हॉल रोड फ्रॉम बीकन रोड ड्यूरिंग द काउंट, तब कितने आएंगे, वो आगे उससे मैथमेटिकल मॉडल से ही उसके आंसर्स बनते जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इनको लेबल करना है। लेबल आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जिस भी तरतीब से आप कर लें। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया, ये इसको मैंने कह दिया x1, उसके बाद ये क्या बन गया हमारा x2, इसी तरतीब से मैं जा रही हूँ। ये इसको कह दिया x3, ये बन गया x4, इसको कह दें x5, ये हो गया x6 और ये x7। इनको हमने लेबल कर लिया। आप जिस भी तरतीब से कर लें, मैंने इधर से ऐसे ले ली है अरेंजमेंट, आप इधर से ले लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपने अपने वेरिएबल सही आइडेंटिफाई करने हैं। ओके जी, अब हमने इसकी कंस्ट्रक्शंस करनी है मैथमेटिकल मॉडल के लिए। तो सबसे पहले ए वाले स्टॉप पे आए, ठीक है, ए चौक पे हम खड़े हैं, ए चौक पे हम खड़े हैं। अब हमने देखना है कि इसमें कितनी ट्रैफिक आ रही है और कितनी जा रही है। ये जो एरो का साइन उसकी तरफ है, इट मीन ये इन है, यानी कि उसकी तरफ आ रही है, और जो बाहर की तरफ एरो का साइन है, जैसे ये भी बाहर की तरफ है, ये उसमें से जा रही है। इस चौक से ये वाली ट्रैफिक जा रही है, ये भी जा रही है, इधर से ये इन हो रही है और ये भी इन हो रही है। तो जितनी इन होती है
उतनी ही आउट होती है। इस चीज़ को जहन में रखते हुए हमने इक्वेशन से बनानी है कि इस चौक पर जितनी ट्रैफिक आ रही है अंडरस्टूड है कि उतनी ही निकलेगी, चाहे वो आधी इधर निकल जाए, आधी इधर निकल जाए, या कुछ रेशो से इधर निकल जाए, बाकी इधर निकल जाए, जितने रोड्स होंगे। ये तो नहीं होगा कि यहाँ गाड़ियां आई हैं 500 और निकल रही हैं 400, तो वो 100 कहाँ जा रही हैं? वो ब्लैक होल थोड़ी ना है, वो चौक है। ठीक है, जितनी गाड़ियां वो लेगा उतनी ही वो बाहर भी भेजेगा। तो यहाँ से अब हमने सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने हैं। हमने चौक पर एक चौक पे खड़े हैं, तो इन कितनी हो रही है? अब इनको देखें, एक ये इन है और एक इधर से ये इन है, तो इन इक्वल आउट, इसको आपने याद रखना है। इन जितने भी इन हो रहे हैं, एक इन हो रहा है प्लस 2 इन हो रहे हैं प्लस 3 इन हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं इक्वल आपने करना है। जितने भी उसमें से आउट हो रहे हैं, एक आउट हो रहा है, 2 आउट हो रहे हैं, या जितने भी आउट हो रहे हैं, 3 आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा हर चौक पर इन इक्वल आउट, इसको बेस बनाकर आपने इक्वेशन बनानी है। तो इन कितने हो रहे हैं इसमें? ए चौक पर 600 इन हो रहा है और इधर से x7 इन हो रहा है। x7 की हमें तादाद पता नहीं है, वो भी हम देख लेते हैं सिस्टम को जब हम सॉल्व करेंगे। तो ये 600 इन है प्लस और इन कितना है? x7 है। फिर हम लगाएंगे इक्वल साइन, क्योंकि इसमें इन 2 हो रहे हैं, इसकी एंट्रीज 2 तरफ हैं, इधर से 2 एंट्रीज हमने कर ली, ये हमने इन लिख लिए, फिर हमने लगाया इक्वल साइन। अब हमने देखना है आउट कितने हैं। आउट एक ये है और एक ये है। आउट क्या हो रहा है? एक 100 आउट हो रहा है और x1 आउट हो रहा है। x1 की हमें तादाद पता नहीं, वो हम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। ओके जी, आउट कितना है? 100 आउट है और x1 आउट है। देखें, हमने ये एक चौक पे खड़े होकर एक इक्वेशन बना ली, मैथमेटिकल उसकी फॉर्म बना ली कि कितने इन हो रहे हैं इक्वल कितने आउट हो रहे हैं। तो ये रूल है साइंस का, जितने इन होते हैं उतने ही आउट होते हैं, सिंक एंड सोर्स वाला। जितना सिंक हो रहा है उतना ही, जितना सोर्स होता है उतना ही सिंक होता है। चलें जी, ये ए चौक की बात होगी। उसके बाद अब आप आ जाएं बी चौक पर। बी चौक पे देखें कितने इन हैं कितने आउट हैं। जो बी की तरफ एरो हैं, ये बी की तरफ एरो है, ये बी की तरफ एरो है, ये इन है। और जो बी से दूर जा रहे हैं एरो, ये दूर जा रहा है एरो, ये भी दूर जा रहा है एरो, ये आउट है। तो बी स्टेशन पर, बी चौक पर हमारे पास इन क्या है? एक तो x1 है और दूसरा x5 है, और आउट कितने हैं? 200 आउट है और x2 आउट है, उसमें से x2 आउट है। ये बी चौक भी हो गया। उसके बाद अब हमने जाना है सी चौक पर। सी चौक में जितने इन हो रहे हैं और जितने आउट हो रहे हैं हम चेक करेंगे। सी की तरफ ये एरो है, सी की तरफ ये एरो है, ये इन है। और सी से अवे जो हो रहे हैं एरोस, ये एक एरो है और सेकंड वाला ये एरो है, ये दो उसमें से बाहर की तरफ पास हो रहे हैं। तो इन कितने हैं यहाँ पर जो सी की तरफ जा रहे हैं? एक तो x2 है और x3 है, और उसमें से निकल कितने रहे हैं? उसमें से 100 और 1500 वहां से आउट हो रहे हैं। ये सी स्टेशन की बात होगी। उसके बाद अब आप स्टेशन डी पे आ जाएं। डी स्टेशन पर जितने इन हैं जितने आउट हैं, एक ये इन हो रहा है, एक ये इन हो रहा है। ये जो बाहर की तरफ है ये आउट है और ये भी क्या है? आउट है। तो डी स्टेशन पे हम खड़े हैं। डी में जो इन है वो पहले लिखें। इन कितने हो रहे हैं? 400 और 350 ये इन हो रहे हैं, और आउट कितने हो रहे हैं? x3 और x4। ठीक है, ये डी चौक की। उसके बाद ई और एफ दो रह गए। ई की हमने बनाई, ई की इक्वेशन बनाई। ई में जितने इन हो रहे हैं, एक ये इन की तरफ है और एक ये इन की तरफ है, तो इनमें हमारे पास है x4 प्लस 600, और जो आउट की तरफ है वो है x5 प्लस x6, ये आउट की तरफ है। ई के बाद एफ स्टेशन पे आ जाए, ये हमारा एफ स्टेशन आ गया। एफ स्टेशन में जो इन की तरफ है, इन x6 है और 400 है, और जो आउट हैं वो x7 और 450 है। सो इन हमारे पास कितने हैं? x6 और 400 इक्वल जो आउट हैं, आउट इसमें से x7 है एंड
4 50 हैं। अब देखें टोटल हमारे पास जो अननोन बने हैं x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 बने हैं। 7 हमारे पास अननोन है और इक्वेशंस कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 हमारे पास इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने सोल्यूशन निकालना है। पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाएंगे ना। अभी ये हमारे पास रफली हमने इक्वेशंस कंस्ट्रक्शन में लेके आए हैं सारे स्टेशंस की, ये सारे चौक्स जितने भी हैं स्टॉप्स की। ये हमने इन और आउट को देखते हुए इक्वेशंस बनाई हैं। अब इसको प्रॉपर आपने मैथमेटिकल में किस तरह से लिखना है फर्स्ट इक्वेशन में देखें। तरतीब आपने सारी वही रखनी है x1 x2 x3 x4 x5 x6 और फिर क्या है x7। ओके जी, इसमें x1 मौजूद है। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आप जिधर से मर्जी अरेंज कर लें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये वाली दोनों क्वांटिटीज इधर ले जाएं या ये वाली दोनों इधर ले आएं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने x1 को पहले रखा है, ये वाली दोनों क्वांटिटीज में उठाऊंगी और इस तरफ ले आऊंगी, तो ये हमारी क्या बन जाएगी x1 रहेगा। x2 इसमें कोई नहीं है, 0 x2 है और x3 भी इसमें कोई नहीं है, सो 0 x3 x4 भी नहीं है, 0 x4 0 x5 0 x6 x7 है और x7 को हम उठा के इधर लेके आए हैं, हम उठाकर इधर लेके आए हैं। x7 को हमने इधर किया तो माइनस का x7 आया है, तो यहाँ हमारे पास ये बन गया माइनस x7। और जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं ये मैंने वेरिएबल को इधर किया है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी को आप दूसरी साइड पे ले जाएं। ये 100 इधर आके माइनस का होगा तो 600 में से 100 माइनस होगा तो इक्वल में हमारे पास कितने रह गए 500। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन में भी आप इसी तरह से तरतीब दें इसको। इसमें x1 0 है, सो 0 x1, x2 को मैंने इधर ही रहने दिया है और x5 को उठा के इधर लाऊंगी। सॉरी, इसमें x1 है। ये दोनों क्वांटिटीज समझ लें, इसको ही उठा के x2 को इधर ले आए, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। x2 एक इधर आएगी, बाकी 200 इधर ही रह जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी x1 इसमें मौजूद हो गया, x2 भी दूसरी साइड से आया है तो माइनस x2 हो गया, x3 इसमें 0 है, x4 भी 0 है, x5 मौजूद है तो प्लस x5 हो गया, x6 नहीं है, x6 और x7 भी नहीं है, 0 x7 और इक्वल में कितने रह गए 200 रह गए, इक्वल में 200 आ गए। इसी तरह से C वाली हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें 0 x1 और x2 मौजूद है, x3 भी है, सारे आप बाकी लिखते जाएं, बाकी और नहीं है, और इक्वल में कितने बचेंगे 1500 प्लस 100 कितने हो गए 1600। लास्ट वाली इक्वेशन में सॉरी डी वाली इक्वेशन में हमारे पास क्या बनेगा, डी वाली इक्वेशन में x3 x4 इधर ही रहे, मैंने इनको इधर ही रहने दिया और ये राइट साइड में हमारे पास 750 बने। तो सारे लिख लें या इस तरह से शॉर्ट भी लिख सकते हैं, x3 प्लस x4 मैंने लिख दिया और राइट साइड में हमारे पास कितने आ गए 750। बाकी मैंने जो यहाँ नहीं लिखे इसमें भी वो अंडरस्टूड है कि वो 0 हैं, मैंने 1-2 लिख के बता दिए हैं कि आप इस तरह से पूरा सेट लिखना चाहते हैं पूरा लिख लें, या जो चीज़ें मौजूद हैं बस उनको लिखें, जो चीज़ें मौजूद हैं उनको लिख के, जो मौजूद नहीं है जब स्टूडेंट नहीं लिखते ना, तो जब उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है उसमें गलती कर जाते हैं, उसकी जगह पे फिर लिखते नहीं हैं ठीक तरह से। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप सारे वेरिएबल्स जो मौजूद नहीं है उनके साथ जीरोज के साथ पूरी इक्वेशन लिखें। मैं यहाँ पे इसको ज़रा शॉर्ट करने लगी थी, ये बन गया। उसके बाद आगे हमारे पास इक्वेशन है x5 माइनस x4 प्लस x6 और इक्वल में कितना आएगा इसका 600 है। लास्ट वाली इक्वेशन x6 माइनस x7 इक्वल में इसका 450 और वो इधर आके माइनस का 400 हुआ तो यहाँ पे सिर्फ 50 बचा। तो ये हमारे पास एक सिस्टम बना है।
इसको जब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना है तो कोफिशिएंट देखते हुए आपने पूरा सिस्टम बनाना है। इन मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में x1 का कोफिशिएंट 1, x2 0 0 0 0, x5 भी 0 है और x6 भी 0 है, x7 की जगह पे -1 आ जाएगा। x1 x2 x3 x4 x5 x1 x2 x3 x4 x5 और x6 और x7 की जगह पे -1 और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स साथ ही अगर बनाना है तो इसकी साथ ही वो वैल्यू लिख लें इक्वल वाली। वो कितनी है इसमें 500 है, ये आगे 500, ये हो गया ये फर्स्ट रो। इसी तरह से आप सेकंड रो लिखेंगे, सारी रोज इसकी लिखेंगे, फिर इसकी रिड्यूस एशेलन फॉर्म पे जाएंगे। वहां से x1 के अगेंस्ट जो भी वैल्यू आ रही है, x2 x3 x4 के अगेंस्ट जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो आप लोगों ने डिस्कस करनी है। इसको कंप्लीट आप लोगों ने खुद करना है। उसके बाद ये देखते हुए कि ये जो सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि जो बीडन रोड से हॉल रोड की तरफ आ रही है ट्रैफिक, यहाँ देखें ये बीडन रोड से हॉल रोड की तरफ सिलेक्ट होगी। तो जो इक्वेशन होगी ना हमारी जिसमें बीडन रोड से हॉल रोड की तरफ जिसमें x6 इन्वॉल्व हो रहा होगा वो वाली इक्वेशन आपने उठानी है, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मतलब जो चीज़ें उन्होंने पूछी हैं वहां से देखते हुए कि क्या चीज़ें कही हैं और हमने उनका क्या नाम रखा है, उसके मुताबिक आपने चलना है। इसका आंसर आपको उसी इक्वेशन से मिल जाएगा। उसके बाद एक और नेटवर्क फ्लो है हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास एक नेटवर्क फ्लो है, उसका भी इसी तरह से हमने सिस्टम जनरेट किया। ये हमारे पास इसके भी चौक्स हैं या स्टॉप्स हैं A B C D और इसमें ये है कि लेबल पहले से मौजूद है, हमें लेबलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये A स्टॉप पर हमने इसकी इक्वेशन बना दी मैथमेटिकल, B पर C पर और D पर। इसी तरह इसमें भी इन और आउट को देखते हुए जो इन उसकी तरफ है, जैसे हम A स्टॉप लें ये इन की तरफ है, इन हो रहा है उसके अंदर आ रहा है, ये आउट है और ये भी आउट है। तो देखें इन इक्वल आउट, इसमें एक इन था और दो आउट हैं। बी स्टॉप पर देखें ये एक इन है, ये दो इन है और आउट एक है। तो बी स्टॉप पर एक इन प्लस दूसरा इन इक्वल आउट। इसी तरह सी स्टॉप और डी स्टॉप ये आप लोगों ने देख लेना है इसको ध्यान से। यहाँ से ये देखें ये हमने एक इसकी जो प्रेजेंट नहीं है अननोन उनकी जगह पे 0 लगाया है, बाकी जो प्रेजेंट है उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज हैं 1 1। इससे हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार किया। उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने रो रिडक्शन यूज करते हुए रिड्यूस एशेलन फॉर्म में लेके गए हैं। उससे ही हमारे पास लास्ट वाली सारी की सारी रो क्या हो गई है 0 हो चुकी है। तो हमने देखा कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों क्या हैं इक्वल हैं और दोनों नंबर ऑफ अननोन से कम है। तो जब ये वाला रिलेशन आ जाए रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन में, तब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन नहीं होता, बहुत से सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि यूनिक कब होता है और मैनी सोल्यूशंस कब होते हैं। उससे हमारे पास जो लास्ट वेरिएबल x4 है वो फ्री वेरिएबल हो गया। ये सिंपल याद रख लें, जब भी हमारे पास फ्री वेरिएबल बनता है तब सोल्यूशन यूनिक नहीं होता, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और बहुत से सोल्यूशंस होते हैं जब फ्री वेरिएबल हो जाता है। एंड हेंस फर्स्ट इक्वेशन से ये रिलेशन बना, फर्स्ट रो से ये x1 की जगह पर है, ये x4 की जगह पर है। सो -x1 + x4 और इक्वल में कितना है इक्वल 200। इसी तरह से सेकंड रो से और थर्ड रो से हमने बनाया x4, इसमें फ्री वेरिएबल था। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ये उस सिस्टम का सॉल्यूशन है जो हमने मैथमेटिकल में बनाया था। ये जो हमें पार्ट 1 में कहा है कि सॉल्व द सिस्टम। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि इसका ट्रैफिक फ्लो बताएं व्हेन x4 इज इक्वल टू 300। अब x4 को फिक्स कर दिया, x4 की जगह पे हम 300 ले तो यहाँ पुट कर दें, x4 की जगह पे 300 यहाँ भी लगा दें यहाँ भी लगा दें। तो x1 हमारे पास कितना हो गया 100, x2 कितना हो गया 200, x3 कितना हो गया 400 और x4 तो गिवन था 300। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट उसका सोल्यूशन आ गया जिसको आप यूनिक कह सकते हैं अब, क्योंकि x4 की फिक्स वैल्यू हो गई।
अब ये इसका क्या है, ये यूनिक सोल्यूशन है और ये क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं, क्योंकि x4 जैसे ही वैल्यू बदलेगा x1 का आंसर बदल जाएगा। यहाँ इन्होंने 300 का है, आप 500 कह दे कोई तो एक नया सोल्यूशन आ जाएगा, एक नया सोल्यूशन आ जाएगा। x4 को कोई और कह देता है कि जी 600 है, एक और सोल्यूशन आ जाएगा। यानी कि x4 की बहुत सी वैल्यूज हैं तो उसके अगेंस्ट x1 x2 x3 की भी बहुत सी वैल्यूज हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट। जब एक फिक्स कर देते हैं तब वो फिक्स रहता है, फिर वही वाला सोल्यूशन होता है और उस सोल्यूशन को हम यूनिक भी कह सकते हैं। ऑलरेडी यूनिक आ रहा हो फिर तो और बात होती है, जब हमने फिक्स कर दिया तभी वो एक ही सोल्यूशन हो गया। तो ये हमारा क्या है, जनरल सोल्यूशन, और इसको आप कह दें ये स्पेसिफिक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, जनरल सोल्यूशन आम सोल्यूशन ये कोई सा भी हो सकता है, और स्पेसिफिक सोल्यूशन x4 = 3 पर स्पेसिफिक हो गया, इस वैल्यू पर स्पेसिफिक हो गया।